हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम BH2 बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस का अपना नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं जो अकाउंट से रिलेटेड है। हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की क्लास किया था जिसमें कि हम देखे थे टू साइडेड एरर्स के बारे में। मीन्स ऐसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, मीन्स हमारा टोटलिंग क्या होता था वो मैच कर जाता था। अब हम आज बात करने वाले हैं वन साइडेड एरर्स के, मीन्स जिससे क्या होगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा तो उसका टोटल मैच नहीं कर पाएगा। आज की क्लास को हम स्टार्ट करें तो उससे पहले कुछ बच्चों का डाउट था, उस डाउट्स को हम ले लेते हैं, फिर आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पहला डाउट जो था कि कंट्रा एंट्री से लेकर रिलेटेड था कि कंट्रा एंट्री क्या होती है। ठीक है, कंट्रा एंट्री आप ध्यान दीजिए बेटा, कैश बुक के तो में आता है। जब हम रोकर पे बनाते हैं तो इसका पार्ट है कैश बुक का। एक डबल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इन दोनों में कंट्रा एंट्री की बात आती है। डबल कॉलम कैश बुक में कब की बात आएगी, मीन्स जब डबल कॉलम कैश बुक कैश एंड बैंक कॉलम का बनेगा, और ट्रिपल कॉलम में क्या होगा कि कैश, बैंक एंड डिस्काउंट तीनों रहेगा। ठीक, कंट्रा एंट्री बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा उस एंट्री को बोलेंगे जिस एंट्री में आपका कैश और बैंक दोनों एक साथ अफेक्टेड हो जाए। जैसे हम बोले कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ये दोनों एंट्री क्या है कंट्रा एंट्री के लिए। मीन्स कहने का मतलब है कंट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जब कैश बुक में हम पोस्टिंग कर रहे हैं तो कैश बुक के डेबिट साइड में भी पोस्टिंग हो और कैश बुक के क्रेडिट साइड में, बोथ साइड हमें पोस्टिंग करना पड़े। ऐसे एंट्री को हम कंट्रा एंट्री बोलते हैं। जैसे हम बोले कि कैश बैंक में जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारा एंट्री हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हम कैश बुक बना रहे हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपके बोथ साइड में हम डबल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं। एक कैश का कॉलम है, एक बैंक का कॉलम है। यहाँ पे ये आपका हो गया कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम। अब हमने एंट्री क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ध्यान दीजिएगा कैश बुक में इधर डेबिट साइड में बैंक कॉलम में जाएगा अमाउंट टू कैश अकाउंट। अगर यहाँ पे आप 5,000 रुपए जमा किए हैं तो बैंक कॉलम में चला गया, क्या होगा कि बैंक में पैसा जमा हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मीन्स हमारा अमाउंट किस में जाएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये अमाउंट जाएगा बैंक कॉलम में। मीन्स अगर कैश बुक में आप कैश अकाउंट यूज कर रहे हैं तो वो अमाउंट कैश कॉलम में नहीं जाएगा, कभी भी वो जाएगा बैंक कॉलम में। फिर अब यहाँ पे क्या हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट है तो अब हम कैश बुक के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे बाई बैंक अकाउंट। ये क्या होगा, आपका अमाउंट जाएगा कैश कॉलम में 5,000। इसी को बेटा आप सी से डिनोट करते हैं, ये बोला जाता है कंट्रा एंट्री। अब इसके जस्ट रिवर्स में हम बोले कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हम बैंक से क्या किए, कैश विड्रॉ किया है तो एंट्री आपकी जस्ट चेंज हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब पोस्टिंग जो होगा कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट और अमाउंट आएगा आपका कैश कॉलम में, और इधर क्या हो जाएगा बाई कैश अकाउंट, अमाउंट जाएगा बैंक कॉलम में। ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने वाली बात कि जब आप बैंक की वर्ड यूज करेंगे तो अमाउंट कैश कॉलम में रहेगा, मीन्स आपसे गलती नहीं हो पाएगा, और जब आप कैश वर्ड यूज करेंगे तो अमाउंट बैंक कॉलम में जाएगा। ठीक, ये आपका बात हुआ कंट्रा एंट्री से रिलेटेड। आई होप अब आपको समझ में आएगा। मीन्स कंट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसका डेबिट और क्रेडिट साइड में दोनों में एक साथ पोस्टिंग किया जाता है। और आप कह सकते हो कि ये तभी एंट्री की बात आएगी जब बैंक से कैश विड्रॉ किया गया हो या बैंक में कैश जमा किया गया हो। ये हुआ आपका पहला डाउट। दूसरा डाउट जो था बिल्स ऑफ एक्सचेंज से लेकर रिलेटेड था कि एक बच्चे ने पूछा सर रिबेट क्या होता है। ठीक, रिबेट की बेसिकली बात अगर हम करें बेटा कि जैसे क्या था कि हम आपको डिसऑनर का केस बताए थे। डिसऑनर में क्या था कि जब ड्यू डेट पे ड्रॉवी क्या होता है, फेल कर जाता है पैसा देने से, उसको हम बोलते हैं डिसऑनर। अब रिबेट का कॉन्सेप्ट आया कि अगर ड्रॉवी को क्या लगता है कि ड्यू डेट से पहले उसके पास पैसा हो गया है और वो लगता है कि हम पेमेंट जाकर ड्रॉवर को कर दें, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ड्रॉवर उसको कुछ छूट दे देता है, जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में रिबेट का नाम दिया गया। मीन्स अगर हम बोले कि कोई बिल लिखा गया है 1 अप्रैल को, ठीक है, और उसका ड्यू डेट था आप मान लीजिए 3 जुलाई को, ठीक, मीन्स आपका बिल था 4 महीने का, ठीक, तो 1 अप्रैल से 1 मई से जून, फिर 1 जुलाई, 3 महीने का, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है आपका कि जब बिल का डेट क्या है 3 जुलाई
और ड्रॉवी को लगता है कि पैसा मेरे पास हो चुका है, वो क्या किया 1 जून को जाकर ड्रॉवर को पैसा दे रहा है, 1 जून को ही ड्रॉवर को जाकर पैसा दे रहा है। अगर नॉर्मली हम बोले तो यहाँ पे पैसा जो है बिफोर 1 मंथ ऑफ ड्यू डेट वो दे रहा है। तो आपको ये भी हम बताए थे, जब ये क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है तो जो टाइम गैप होता है उस टाइम गैप का भी अमाउंट जो होता है ड्रॉवर उस बिल में ऐड किया रहता है इनडायरेक्ट वे में, ड्रॉवर को नहीं पता चलता है। मीन जो कह सकते हैं उसका लॉस है 3 महीने के बीच का, उस लॉस को ऐड किया रहता है। तो अगर 10,000 रुपए का बिल लिखा गया है तो यहाँ पे ड्रॉवर बोलता है कि भैया हम आपको 1 महीने पहले पेमेंट दे रहे हैं तो आप हमें कुछ तो डिस्काउंट दे दीजिए। मीन्स अगर 1 महीने बाद हम आपको देते तो पैसा आपके पास 1 महीने बाद पहुंचता, तो 1 महीने पहले जो दे रहे हैं उसकी वजह से हमें कुछ छूट दे दीजिए। तो उसी छूट को क्या बोला जाता है रिबेट। मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉवर ने बोला कि चलो 100 रुपए का हम आपको छूट दे देते, तो 9,900 रुपए ये ड्रॉवी क्या करेगा पेमेंट कर देगा, 100 रुपए का उसको रिबेट मिल गया। और ये रिबेट एक तरह से कर सकते हैं कि ड्रॉवर दे भी देगा क्योंकि उसको अर्ली कलेक्शन हो जाए कैश का। ये याद रखिएगा, बोला भी जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज या फाइनेंस में कि आपको 2 रुपए कल मिल रहा है उसके बजाय अगर 1 रुपए आज मिल जाए तो ले लो, क्योंकि प्रेजेंट में जो मनी की वैल्यू होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आने वाले टाइम से रिलेटेड कह दो, ठीक। तो इसलिए ऐसा ड्रॉवर करता है। तो रिबेट का बात यहाँ पे आता है, और रिबेट ध्यान दीजिएगा आपका एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक। अब चलते हैं हम आज के टॉपिक पे अपना, जो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से रिलेटेड चल रहा था। आज हम बात करने चल रहे हैं वन साइडेड एरर्स की। वन साइडेड एरर्स, वन साइडेड एरर्स का मतलब बेटा ऐसा है कि ऐसे एरर जो मतलब किसी भी अकाउंट के किसी एक डेबिट या क्रेडिट को अफेक्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होगा हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। तो अब जब हम बात करते हैं वन साइडेड एरर्स को सॉल्व करने का, तो हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक होता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस टीवी। शॉर्ट में हम दे रहे हैं। ठीक, अगर ट्रायल बैलेंस के प्रिपेयर करने के पहले आपको ये एरर्स पता चल जा रहे हैं, दैट मींस वन साइडेड एरर्स, जैसे आप क्या कर रहे हो कि जनरल एंट्री कर रहे थे तभी आपको पता चल गया, या आप लेजर की पोस्टिंग कर रहे थे कि लेजर अकाउंट बना रहे थे तब आपको पता चला, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि वन साइडेड में क्या हो सकता है, आपको बता रहे हैं कि आप कोई लेजर अकाउंट बना रहे थे, उसमें कोई आइटम लिखना भूल गए, ठीक है, मींस ओमिशन हो गया, या अकाउंट में आपने एक्स्ट्रा अमाउंट कर दिया, ओवर कॉस्टिंग हो गया, या अंडर कॉस्टिंग हो गया, ठीक है, या डबल आप मींस 2 बार कर दिए तो उसी को आप कर सकते हो कि ओवर कॉस्टिंग, ठीक। अब अगर यहाँ पे ऐसा आपका हो रहा है कि बिफोर ट्रायल बैलेंस का पेपर जो भी अकाउंट आपका अफेक्ट हो रहा है, मान लीजिए उस अकाउंट में आप किए हैं भूल गए हैं ओमिशन, तो आप वहां पे टू और बाई वर्ड यूज करते हुए बाई ओमिशन, ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मीन्स अगर आपका कोई अकाउंट है जिसके डेबिट साइड का कोई आइटम आप भूल गए तो आप वहां पे लिख सकते हैं डेबिट साइड में टू ओमिशन, ठीक है, ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, जो भी होगा अमाउंट आप उसको लिख दीजिए, या अगर आपका क्रेडिट साइड है तो बाई ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक। अगर आप कोई ऐसा अकाउंट बना रहे हैं जहां पे आपने एक्स्ट्रा अमाउंट मींस ज्यादा ऐड हो गया है, जो टोटल अमाउंट था वो एक्स्ट्रा हो गया, ओवर कास्टिंग, तो वहां पे आप टू और बाई को यूज करते हुए ओवर कास्टिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, बाई ओवर कास्टिंग या टू ओवर कास्टिंग, जितना अमाउंट एक्स्ट्रा रहेगा, जो एक अमाउंट एक्स्ट्रा, जैसे हम बोले कि मान लीजिए 5,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा यूज कर दिया है, ठीक है, कि और आपने अकाउंट क्या कर रहा था कि फॉर एग्जाम्पल एक क्रेडिट साइड है एक डेबिट साइड है, क्रेडिट में आपने क्या किया 5,000 एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक, तो ये ओवर कॉस्टिंग हो गया। अब इसको आपको अगर ओवर कॉस्टिंग को 5,000 को कम करना हो तो आप इधर लिख सकते हैं टू ओवर कॉस्टिंग अमाउंट कितना हो जाएगा 5,000 डेबिट साइड में, या अगर आपका क्रेडिट साइड में है तो वहां पे कर दीजिए क्या नाम से कि इस साइड का बात मीन्स अगर डेबिट में आपने एक्स्ट्रा अमाउंट लिखा तो क्रेडिट साइड में ये हो जाएगा बाई ओवर कॉस्टिंग, ठीक। फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि अगर आपने कम ऐड किया है तो उसको भी हम रेक्टिफाई करने के लिए टू और बाई अंडर कास्टिंग कर सकते हैं, टू और बाई करते हुए अंडर कास्टिंग, जो भी आप करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे बोला कि आप कोई अकाउंट मान लीजिए परचेज अकाउंट ही बना रहे थे, परचेज अकाउंट बना रहे थे, इधर क्या हुआ कि परचेज साइड का जो टोटल आना चाहिए था
1 लाख आना चाहिए था, लेकिन आपने जो किया 90,000 ही किया। तो 10,000 से इसका क्या हो रहा है कि अंडर कॉस्टिंग हो रहा है। तो अब यहाँ पे अंडर कॉस्टिंग को रेक्टिफाई करने के लिए मीन्स जहां पे कम आपका टोटलिंग हुआ है उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसी साइड में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अमाउंट बढ़ाना है। ठीक, तो टू अंडर कॉस्टिंग जो भी आपका अमाउंट रहेगा 10,000 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये है आपका बेटा वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने का तरीका। आपको हम बताए थे वन साइडेड एरर्स इसीलिए आपका एग्जाम में आता नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ खास। ठीक, अब हम बात करते हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस का। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बना चुके होते हैं उस टाइम आपका क्या होता है कि टोटल मैच नहीं कर पाता, मीन ट्रायल बैलेंस का जब हम टोटल करते नहीं मैच कर पाता है तो वहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रेक्टिफाई करने का सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे आपको एरर्स के बारे में कह सकते हो कि एकदम डेफिनेटली पता नहीं चल पा रहा है कि वो गलती कहां पे हुई है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप क्या करते हो कि उस एरर्स को मीन्स जो भी आपका अमाउंट जिस साइड का टोटल कम आ रहा है सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट अगर इसको हम बोलें पर्सनल, रियल, नॉमिनल कौन सा अकाउंट है तो ये क्लासिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है बेटा। ऐसा इसलिए मान लो अगर आप जो वहां पे हम कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस यही है। ठीक, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, डेबिट साइड था क्रेडिट कि यहाँ पे क्या होगा कि डेबिट साइड में 1 लाख रुपया है और यहाँ पे क्रेडिट साइड में 90,000 आया। अब ये 10,000 कम आया है। ठीक है, 10,000 का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम इसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किए। अब आप ये कैसे कर सकते हो कि अच्छा 10,000 जो गया है वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड आइटम है या नॉमिनल अकाउंट से या रियल अकाउंट से, ये आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सस्पेंस अकाउंट को क्या करते हैं हम किसी भी अकाउंट्स में बेसिकली नहीं क्लासिफाई कर पाते हैं कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल से। ठीक, और इस अकाउंट्स को हम तब तक ओपन रखते हैं जब तक हमें वो एरर्स पता न चल जाए। मीन्स हम पूरा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को अगर सही तरीके से कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लें और एरर्स हमें पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे उस सस्पेंस अकाउंट को उस पर्टिकुलर अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हुए कर सकते हैं कि रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोले यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो डिफरेंस आया था 10,000 रुपीज का आया और एक 10,000 जो था हम कह सकते हैं सेल्स अकाउंट से रिलेटेड था। सेल्स अकाउंट में हम क्या कहते हैं कि हमारा कम ऐड हुआ था। ठीक है, तो अब जिस टाइम आपका यहाँ पे अगर सस्पेंस अकाउंट आप ट्रांसफर किए थे अमाउंट को तो ये सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है क्रेडिट हुआ है और इसको रेक्टिफाई करने के लिए अगर हमें करना हो हम कर देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए सेल्स मेरा क्रेडिट हो गया 10,000 से और सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए आप क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे डेबिट हुआ, ये नलिफाई हो गया। फिर यही चीज हम बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई क्रेडिटर था मेरा मीन्स लाइबिलिटीज थी उससे रिलेटेड था तो उस क्रेडिटर से को हम क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। या इसके जस्ट अपोजिट चले हम, इधर आपका था मान लीजिए 10,000 और इसको हम कहते हैं कि आपका कि एक जो 10,000 यहाँ पे आ रहा है डेबिट साइड में हम कहते हैं कि मान लीजिए मशीनरी अकाउंट था, मशीनरी अकाउंट का टोटल आपका कम हुआ था तो अब हम करेंगे इसको कैसे रेक्टिफाई, हम मशीन को डेबिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट और अमाउंट हमारा आ जाएगा 10,000। तो जैसे ही हम यहाँ पे इस चीज को करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे सस्पेंस क्या था डेबिट था, यहाँ क्रेडिट हो गया, एक क्या हुआ कि आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। और सस्पेंस अकाउंट की बात अगर हम कहें बेटा तो ये जान लीजिए कि आपको एक टेम्परेरी रेक्टिफिकेशन देता है। मीन जिस टाइम हम सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं तो उस टाइम हमारे पास इस चीज को मतलब कि करेक्ट एंट्री नहीं पता चल पाती है तो इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट को हम क्या करते हैं ओपन करते हैं और उस एरर्स को उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सब ट्रायल बैलेंस को अपना मैच करा देते हैं। फिर बाद में जब भी हमारा एरर्स लोकेट हो जाता है हमें पता चल जाता है हम इस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ये हुआ हमारा क्या नाम से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का वन साइडेड एरर्स की बात जो आपके लिए देखिए बेटा यहां तक का इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो अभी एरर्स की बात करें हम, एक और आपका बात आता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर ट्रायल फाइनल अकाउंट एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट, उसको हम आपको नहीं बताने वाले हैं। हमें नहीं लगता कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है तो इसलिए आप यहीं तक ध्यान दीजिए क्योंकि आपको भी पता है अकाउंट्स का टॉपिक आपका बहुत ज्यादा है, बहुत बर्डन हम नहीं देना चाहते हैं आपके ऊपर। जो रिलेवेंट लग रहा है कि हाँ आपके एग्जाम में इस बार आ सकता है हम उन्हीं चीजों पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक हम एक और देख लेते हैं
कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं ट्रेजर खाता। अब बात करते हैं कंसाइनमेंट होता क्या है बेसिकली। और कंसाइनमेंट के लिए हम बता दे रहे हैं कि आज की क्लास में और एक क्लास और लेंगे, 2 क्लास में एक कंसाइनमेंट का टॉपिक खत्म होगा, क्योंकि कंसाइनमेंट से रिलेटेड आपका कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है, तो उस न्यूमेरिकल पोर्शन को भी हम बताएंगे। आज आपको हम एक इंट्रो दे देते हैं कंसाइनमेंट का, ठीक है। अब आप सोचिए कि एज ए बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन हो, आप बैठे हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वाराणसी में बैठे हो, और वाराणसी में आप अपना बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में चल रहा है कि नहीं, मैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करूं, मैं अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाऊं, और मैं इस बिजनेस को ले चलूं, कानपुर में ले जाऊं, फिर या हम बोले कि हम इस बिजनेस को मध्य प्रदेश ले जाएं, बॉम्बे तक ले जाएं, ठीक है, फिर हम बोले कि इस बिजनेस को हम दिल्ली में भी करें। लेकिन अब एज ए इंडिविजुअल पर्सन, चूंकि मैं अकेला हूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर जगह अपने बिजनेस को क्या करूं, एस्टैब्लिश कर सकूं, ठीक है। और दूसरी चीज की मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन भी मिलता है कि चलो हम अपने हर जगह यूनिट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स हम हर जगह अपना एक शॉप ओपन करा दें, कि एमपी में भी करा दें, कानपुर में भी करा दें, दिल्ली में भी करा दें, तो उसके लिए होगा क्या, हमें बहुत ज्यादा फंड्स की नीड्स पड़ने वाली है। मीन्स अगर आप शॉप ओपन कर रहे हैं, हर जगह ब्रांचेस अपना ओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फंड्स की बहुत ज्यादा नीड्स पड़ेगी, और हर जगह का मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, वहां कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, हर चीजें। तो इस सारे बर्डन से बचने के लिए हमारा कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, मीन्स प्रेशर खाते का। कंसाइनमेंट अकाउंट में बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम बोले कि हम बनारस में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, और मेरा मन है कि हम क्या करें, कानपुर में या एमपी में या दिल्ली में अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो हम क्या करते हैं कि अपने थ्रू एक अपॉइंट करते हैं पर्सन को, जिसको बोला जाता है एजेंट। मीन्स हम एक पर्सन को अपॉइंट कर देंगे उस पर्टिकुलर प्लेस पे कि भैया हम आपको यहां से वाराणसी से गुड्स भेजेंगे, आप क्या करना, वहां पे सेलिंग करना, ठीक है, और सेलिंग करके हमें सारा चीज देना, और उस सेलिंग की वजह से हम क्या करेंगे, आपको जो भी आप सेल्स किए रहोगे, मीन्स जो भी आप सर्विसेज हमें दे रहे हो, उसके लिए हम आपको कमीशन पे करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैं, ये बैठे हुए हैं वाराणसी में, ठीक। अब इनका काम करना है कि कानपुर में, फिर इन्होंने भेजा बॉम्बे में भी इनका मन है, और इनका मन है दिल्ली में, ठीक। अब इन्होंने क्या किया कि हर जगह एक एक एजेंट अपॉइंट करना शुरू कर दिया। मीन्स यहाँ पे आया बी, यहाँ पे आया सी, यहाँ पे आया डी। अब हर जगह इन्होंने एक एजेंट को अपॉइंट किया। एक करेंगे क्या, मेन हम बोले कि ऑपरेटर यही रहने वाले हैं। अपने यहाँ से एक क्या करेंगे, गुड्स को यहाँ पे भी भेजेंगे, यहाँ पे भी भेजेंगे, और यहाँ पे भी भेजेंगे, तीनों के पास भेजेंगे, ठीक है। और ये लोग करेंगे क्या, उस गुड्स को सेल करेंगे। मीन्स सेलिंग किसके द्वारा किया जाएगा, इन लोगों के द्वारा। सेल यहाँ पे ए करेंगे, यहाँ सी करेंगे, यहाँ डी करेंगे। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, जब ए इन लोगों के पास गुड्स भेज रहा है, मीन्स बी सी डी के पास, अपने एजेंट्स के पास, तो यहाँ पे जो ओनरशिप होती है, ओनरशिप किसके पास आती है, सेलर में कर सकते हैं हम, ए के पास रहेगा। और अगर इसी को हम बोले कि कंसाइनमेंट अकाउंट में ए को क्या बोला जाएगा, बी को क्या बोला जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ए को बोला जाता है कंसाइनर, ए को बोला जाता है कंसाइनर, और बी को बोला जाता है, या सी डी को हम बोले, इन लोग को बोला जाएगा कंसाइनर, ठीक है। मीन्स बी सी डी जो एजेंट्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं कि कंसाइनी बोले जाते हैं। अब इसको देखिए, और दूसरा क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल। एंड बी सी डी को आपका क्या बोला जाता है, एजेंट्स बोला जाता है। अब यहां पे आपका एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि कंसाइनर और कंसाइनी के बीच का रिलेशन कैसा होता है। मीन्स हम आपको कहें कि यहां पे ध्यान दीजिएगा, कंसाइनर एंड कंसाइनी, कि इनके बीच का रिलेशन कैसा होता है, तो इनके बीच का रिलेशन प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। तो आप कर सकते हो कि यहां पे जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश होने वाला है, प्रिंसिपल एंड एजेंट,
ये नॉर्मल हो गया। अब इसी चीज को आपको घुमा कर कई बार एग्जाम में पूछता है कंसाइनी एंड कंसाइनर के बीच का रिलेशन कैसा होता है। जब कंसाइनी एंड कंसाइनर के बीच का पूछा जाएगा बेटा तो आप ध्यान दीजिएगा एजेंट एंड प्रिंसिपल आप करेंगे, मीन्स आप भी रिवर्स में चले जाएंगे। अगर हम बोले कि कंसाइनी एंड कंसाइनर के बीच का रिलेशन क्या है, तो यहां पे आप बोलोगे एजेंट एंड प्रिंसिपल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यहां से आता है, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहां पे हमने बोला कि जब ये क्या कर रहे हैं कि गुड्स को भेज रहे हैं तो ओनरशिप क्या रहेगा, इन्हीं के पास रहेगा, मीन्स कंसाइनर के पास रहेगा या प्रिंसिपल के पास रहेगा। ये लोग जब इस गुड्स को सेल करेंगे तो इसके एवज में इनको क्या मिलता है, कमीशन। मीन्स ये जो हमारे एजेंट्स होते हैं ये कमीशन बेस्ड पे क्या करते हैं, काम करते हैं, किसके लिए, कंसाइनर के लिए। अब इससे देखिए हुआ क्या कि एक बड़े ही आसानी से क्या कर सकता है कि जहां पे चाहेगा वहां बिजनेस कर सकता है एजेंट को अपॉइंट करके। अब इसके लिए इसको ये नहीं हुआ कि चलो भैया कि हम क्या करें कि अपॉइंट करें एम्प्लॉइज को, यहाँ पे केवल एक एजेंट को अपॉइंट कर दिया। अब बाकी काम एजेंट देखेगा, उसको कैसे सेलिंग कराना है, क्या कराना है, क्योंकि एजेंट को पता है कि अगर हम सेलिंग कराएंगे तभी हमको कमीशन मिलेगा, मीन्स हमारी इनकम तब होगी जब हम सेल्स कराएंगे। अगर सेल्स नहीं कराएगा तो उसको कोई इनकम नहीं होने वाला है, ठीक। तो इसलिए सारे टेंशन किसके ऊपर ट्रांसफर होते हैं, एजेंट के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। यहाँ पे कंसाइन जो होता है टेंशन फ्री बैठा रहता है अपना कि जहां चाहे वहां बिजनेस करा रहा है। अब जब इस गुड्स को यहाँ पे भेजा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ए के पास से बी के पास जब गुड्स आ रहा है या सी के पास या डी के पास, तो इसको बोला जाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ध्यान दीजिएगा एक किस प्रोसेस को, जब ए के पास से बी के पास क्या हो रहा है, या हम कहें कि कंसाइनर के पास से कंसाइनर के पास गुड्स जा रहा है तो उस गुड्स को हम बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और फिर ध्यान दीजिएगा जब सारा सेल्स वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारे एजेंट्स होते हैं वो कंसाइनर को उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी देते हैं। उसको क्या बोला जाता है, ये भी आप लिख लीजिए, मीन्स जब सेल्स का डिटेल जो होता है, सेल्स डिटेल्स, जब ये क्या करता है कि एजेंट करता है सेंड किसको, प्रिंसिपल को, तो इसी को आपका बोला जाता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है। इसको आपका बोला जाता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस, जो कि मतलब ये आपका बेसिकली हम बोले कि एजेंट क्या करता है, सारा डिटेल भेजता है कि कितना सामान सेल हुआ, उसका क्या प्राइस पे सेल किया गया। और दूसरी चीज की जब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या कर रहा है कि एजेंट को गुड्स भेजता है तो उसके दौरान ये ध्यान दीजिएगा कि जब रास्ते वगैरह में गुड्स जा रहा है उसका इंश्योरेंस कराना होता है, ठीक है। मीन्स उसका रिस्क वगैरह किसके पास रहेगा, यहाँ ओनर के पास रहेगा, या हम बोले कंसाइनर के पास रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर जो कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजा गया है कि उस गुड्स को बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सब चीजें फाइंड आउट हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम बेसिकली आपको बताएं एक अकाउंट्स बनाते हैं जिसको बोला जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कंसाइनमेंट अकाउंट आपका होता है, एक किस लिए बनाया जाता है, प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए। किस पे, कंसाइनमेंट अकाउंट से, मीन जो कंसाइनमेंट रेशियो का हम कर रहे हैं उसको भेजकर, सामान को भेजकर दूसरे एजेंट से सेल करा रहा है, उस पे अगर हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट होगा। और जब हम बोले आपसे कि कंसाइनमेंट अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका नेचर क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट्स होगा। बेटा ध्यान दीजिएगा जो यहाँ नेचर होने वाला है कंसाइनमेंट अकाउंट का, ये क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट नेचर होगा कंसाइनमेंट अकाउंट का। फिर दूसरा अकाउंट जो बनाएगा क्या नाम से, एज ए प्रिंसिपल हम बोले तो वो क्या करेगा, दूसरा अपने एजेंट्स का अकाउंट बनाता है, मीन्स कंसाइनी अकाउंट बनाता है। अगर हम कंसाइनी अकाउंट की बात करें, मीन्स कंसाइनी अकाउंट,
एक बनाया किसके जाएगा, दोनों अकाउंट की जो बात कर रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट या कंसाइनिंग अकाउंट, ये बनाया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा या बोले कंसाइनिंग के द्वारा। और कंसाइनिंग अकाउंट जो होता है आपका एक पर्सनल अकाउंट होने वाला बेटा, कि क्योंकि एक किसके लिए बनाया जा रहा है, एजेंट के लिए बनाया जा रहा है। ठीक, ये आपका बेसिक थोड़ा इंट्रो है किसके बारे में, कंसाइनमेंट के बारे में। अब हम इस पे ये देखने वाले हैं कि जब यहाँ पे बात की ना कि क्या हो रहा है कि जब एजेंट हमारा गुड्स को सेल कर रहा है किसके बिहाफ पे, कंसाइनर के बिहाफ पे, तो उसको क्या बोले, इनकम मिलेगा इन फॉर्म ऑफ कमीशन। वो कमीशन कितने टाइप्स का होता है कि मीन्स जो हमारा यहाँ पे एजेंट को कमीशन मिलता है वो कितने टाइप्स का कमीशन मिलता है उसके बारे में हमें जानना है। फिर कि जब गुड्स यहाँ पे आ रहा है वो किस प्राइस पे भेजा जाता है, मीन्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गुड्स अगर कंसाइनर क्या चाहता है कि कंसाइनर को ये पता ना चले गुड्स का ओरिजिनल प्राइस क्या है, ठीक है, कि मीन्स वो सामान पे कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो इनवाइस प्राइस बोला जाता है या कॉस्ट प्राइस पे कैसे वो भेजता है, ये सारा कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। तो ये सब कॉन्सेप्ट को हम क्या करने वाले हैं, अगले क्लास में सीखेंगे। मीन्स जो हमारा कमीशन है वो कितने टाइप्स का होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, फिर हम बोले इनवाइस प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा। फिर दूसरी चीज बोले आपसे कि अगर गुड्स को हम भेज रहे थे कि अपने एजेंट्स के पास, रास्ते में गुड्स का लॉस हो गया तो उस लॉस को फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम आपको अगली क्लास में बताने वाले हैं। अब आप आज के क्लास का क्वेश्चन सुन लीजिए जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर बिजनेस जो होता है एक किसके किसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक, ये आपको बताना है। और मिनिमम कितने % की रिक्वायरमेंट होती है ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में, ये आपका क्वेश्चन है। मीन्स पहली चीज कि ज्वाइंट वेंचर बिजनेस किसके किसके द्वारा किया जाता है, दूसरा है कि आपका मिनिमम कितने % रिक्वायरमेंट होती है ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका है ज्वाइंट बैंक अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट होता है, ठीक है। ये आपका 3 क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।